जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी 2.0 पर। देखिए दोस्तों, हम जो सीरीज़ लेके आ रहे थे कलाम एकेडमी के जो पेपर चल रहे हैं उनमें एक और जो सब्जेक्ट का पेपर है वो हम करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 4 दिसंबर को जो मेजर टेस्ट लगा है उसमें मैंने लेवल 1 का पूरा पेपर करवा दिया है और लेवल 2 के जो जितने भी पेपर हैं उनके प्रथम जो 80 क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए, क्योंकि लेवल 1 के सेम ही जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाया था लेवल 1 व लेवल 2 को लेकर, दोनों के जो 80 जो सेम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं शुरुआत के कलाम एकेडमी की तरफ से वो मैंने करवा दिए। उसके बाद में मैंने लेवल 1 का पूरा पेपर जो बाकी बचे क्वेश्चन वो भी करवा दिए। अब हम बात करने वाले हैं आज लेवल 2 के गणित विज्ञान विषय के जो पेपर है उसको लेकर। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, गणित और विज्ञान दोनों के प्रश्न क्या मिलेंगे, आपको हल मिलेंगे। आपको पेपर सभी करवा रहे होंगे, आपके मन में ये भी रहता है कि उत्तर बताए जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे गणित के सारे क्वेश्चन है वो सोल्व करवाऊंगा, आपको उत्तर निकाल के बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको करना है, जिससे आप अपना क्या है कि तैयारी भी कर पाओगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख भी जाओगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखते हो तो फिर मुझे भी ये लगता है कि सीधा पेपर ही दे दें, जिससे क्या है कि कोई मतलब नहीं रह जाता जब अगर आप पूरा नहीं देखते हो। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे हम हमारा आत्मविश्वास भी बढ़े और हम भी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आगे भी पेपर है लेके आते रहें। तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा 4 दिसंबर का गणित विज्ञान विषय का है और मैंने बता दी 80 क्वेश्चन है वो मैंने उस पेपर में करवा दिए। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो वही वाला टेस्ट है, देख लीजिए, गणित विज्ञान विषय का है और ये 1 नंबर प्रश्न है और वहाँ पर भी वो क्या है 1 नंबर प्रश्न है। तो सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 80 तक। तो हम सीधा चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखो हम 81 से शुरू करेंगे क्योंकि 80 तक तो हमने कर लिए वहाँ पर, और मैं आपको दिखा भी दूंगा लास्ट वाला प्रश्न भी। तो देख लीजिए, ये वाला प्रश्न है उसमें 80 नंबर लास्ट वाला प्रश्न, तो यहाँ पर भी वो क्या वो प्रश्न है, आप देख सकते हो गणित विज्ञान विषय का यही पेपर है। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, हम जो भी अपना पेपर है उसको हल कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये वहम रह जाता है कि पता नहीं विज्ञान गणित के प्रश्न है वो मैंने करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। आप शुरुआत से वीडियो देखते हो और तुरंत क्या चले जाते हो, वापस छोड़ के चले जाते हो। तो मैं इस बार थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि पहले आपको गणित के प्रश्न करवा देता हूँ, टोटल के टोटल हल करवा देता हूँ, उसके बाद में ये विज्ञान वाले क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे। तो सीधा चलते हैं अपन जो मैथ के जो क्वेश्चन है उस पर, उसके बाद में हम साइंस के करेंगे, क्योंकि सभी को ये लगता है कि मैंने ऐसे ही छोड़ रखा होगा, गणित के प्रश्न करवा नहीं रखे होंगे। तो देखिए हमारे पास प्रश्न शुरू होता है 111 से 30 क्वेश्चन बचे हैं इससे अलावा जो मैं करवा दूंगा आपको। इसमें पूछा है कि हार्दिक ने एक घड़ी उसके मूल्य के 4/5 में खरीदा तथा उसके मूल्य से 25% अधिक में बेचा, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए मैथ का क्वेश्चन अगर आप हल कर रहे हो तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप शुरुआत से क्वेश्चन को पढ़िए और वहीं से क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ दीजिए। क्या कहता है कि हार्दिक ने एक घड़ी उसके मूल्य के 4/5 में खरीदा। तो देखो हार्दिक कोई घड़ी खरीद रहा है और उस घड़ी का जो मूल्य है ना उसके 4/5 में खरीद लिया। मतलब कोई घड़ी कितने रुपए की है 5 की, लेकिन उसने कितने में खरीद लिया 4 में। तो बताओ लागत क्या है इसकी 5, लेकिन खरीदा कितने में 4 में। तो हार्दिक घड़ी कितने में ले रहा है 4 रुपए में ले रहा है। आ गई बात समझ में। अब उसके बाद में देखो उसको उसके मूल्य से 25% अधिक में बेच दिया। क्या कह रहा है यहाँ पे, समझने वाली बात है कि हार्दिक ने एक घड़ी उसके मूल्य के 4/5 में खरीदा और उसके मूल्य में, ना कि इसने खरीदा इस मूल्य पर। क्या करा है उसने, जो घड़ी का जो एक्चुअल जो मूल्य है ना उसी के मूल्य से क्या कराया है इसने 25% अधिक में बेचा है। तो एक्चुअल मूल्य क्या है उसका 5 रुपये। 5 रुपये की जो वस्तु है उसको 25% लाभ पर इसने बेचा है। तो 5 का 25 निकाल लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 5 × 25/100। यहाँ से आप काटोगे 4 बार कट जाएगा और 4 का भाग 5 में दोगा तो 1 बार पूरा जाएगा, फिर आ जाएगा दशमलव और फिर जाएगा 2 बार और फिर जाएगा 5 बार। तो कितना आ गया 1.25 रुपये अधिक में बेचा, कौन से मूल्य के, जो जो लागत है एक्चुअल जो मूल्य है इसके उसमें। तो 5 था और 1.5 अधिक में बेच दिया, तो कितने में बेच दी इसने 6.25 रुपये में बेच दी। अब बताओ क्या कुछ है कि उस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बताओ उसको, वो तो वस्तु 4 रुपये में ही खरीद के लेके आया है, बेचा कितने में 6.25 में। तो देखो यहाँ से आपको आ जाएगा 4 रुपये में कोई वस्तु खरीद ली और 6.25 में इसने बेच दिया। कितने का लाभ कमा रहा है 2.25 रुपये का। कितने रुपये पर 4 रुपये पर, बटा में 4 इंटू में 100। तो ये 2 जीरो इस पॉइंट से चले जाएंगे, सीधा बता 225 रुपये। तो भाग दे दो, 4 का भाग देंगे 22 में, 5 बार जाएगा, 2 बच जाएंगे, 25 रह गए और फिर 6 बार चला जाएगा, फिर कितने बच गए 1 बच गए, 2.56 पॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न इस प्रकार से पढ़ना है। हार्दिक 4/5 में खरीदा है वस्तु के, तो 4 रुपये में खरीद रहा है, 5 रुपये की वस्तु है, उसके मूल्य से 25, तो मूल्य कितना था इसका 5 रुपये। तो 5 रुपये वाली जो वस्तु है उसको 25% लाभ में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा 6.25 में। अब हार्दिक का लाभ ज्ञात करना है हमें, तो हार्दिक के तो 4 ही रुपये लगे, उसको तो मतलब ही नहीं है कितने की आई ये वस्तु। तो कितने रुपये में बेचा उसने 6.25 में, लाभ आ जाएगा। उसके बाद में देखो 570 रुपये की एक कलम बेचने पर रहीम को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/20 हानि होती है। इस कलम का क्रय मूल्य कितना है। 570 रुपये की एक कलम है, बेची है इसने,
इस कलम को क्रय मूल्य का 1/20 हानि होती है। तो देखिए, जब भी आपको परसेंटेज के का कोई भी संख्या मिलता है किसी क्वेश्चन में, तो उसको एक तरीका होता है, अगर आप बहुत सारे फॉर्मूले अगर नहीं लगाना चाहो तो एक तरीका होता है, जो परसेंटेज वाली संख्या है ना उसका क्या हटा दो, परसेंट हटा दो। तो देखो ये लाइन वाली छोड़ दो इसको, कि कलम के क्रय मूल्य का 1/20 हानि होती है। तो बताओ 1/20 हानि क्रय मूल्य पर हुई है, तो मतलब 20 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 19 रुपये में बेच रहा है। क्रय मूल्य कितना है इसका, 20, लेकिन विक्रय मूल्य इसने बेच कितने में दिया, 19 में बेच दिया। 20 रुपये पर एक की हानि हो गई ना। तो इस कलम का क्रय मूल्य कितना है, तो बेचा किसने, कितने में, इसने ऊपर बता रखी है कीमत 570 में, लेकिन हमारे हिसाब से कितने में बेच रहा है, 19 में। तो 19 को कितने से हम गुणा करें कि कितने आ जाए, 570। तो कितने से करेंगे बताओ, 30 से गुणा कर दें, कितने आ गए, 570। जब इधर 30 से गुणा किया है तो इधर भी कर दो 30 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा, ठीक है। और उसके बाद में देखो ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना, बी का 3 गुना प्राप्त होता है। तो ए बी सी का भाग ज्ञात करो। देखो ए को मिलता है 5 गुना सी, मतलब सी का कितना मिलता है, 5 गुना, और बी का 3 गुना। तो ए को बी का कितना मिलता है, 3 गुना। ये लो, यही तो बात कर रहा है ना। देखो कि जिसमें ए को सी का 5 गुना तो हमने लिख दिया, और बी का 3 गुना प्राप्त होता है ए को ही, तो ए को बी का कितना मिलता है, 3 गुना। तो ए बराबर आ गया 5 सी, और बी बराबर, ए बराबर क्या आ गया, 3 बी। ये वाली बात है ना। इसमें हमने पूछा है कि ए बी सी का भाग ज्ञात करना, तो हमें बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकाल लेंगे तो ये प्रश्न हो जाएगा ना। तो देखो हमारे पास है ए बराबर 5 सी और बी बराबर, ए बराबर 3 बी, ये वाला है हमें। तो देखो यहाँ से मैं करूँ ए बराबर 5 सी, तो बताओ मैं ए बटा सी बराबर 5/1 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ना। और ए बटा बी बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ ना। तो देखो अब ए अनुपात सी कितना आ जाएगा, ए अनुपात सी 5:1, और बी ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 3:1। बताओ आ गया कि नहीं आ गया, ये समझ में आया ना। ए अनुपात सी है 5:1 और ए अनुपात बी है 3:1। 3 टर्म्स आ गए, इन तीनों टर्म्स को अनुपात में हमें लेके आना है। तो क्या करना है, देखिए ए अनुपात सी हमें दे रखा है 5:1, और बी ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:1, यही तो देखो इसको हम तीनों को एक जगह करें तो तरीका क्या होता है, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा C/1 ए, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 1:5, एक ही बात तो है। ए अनुपात सी 5:1 है, तो C/1 कितना हो जाएगा, 1:5। अब देखो ए अनुपात बी 3:1 है, तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, ए अनुपात बी 3:1, इसको ऐसे ही रख लो, तो क्या आ जाएगा 3:1। यही तो लिखा है यहाँ पर, क्या है, बी। अब हमें तीनों को निकालना है, तो इस 1 को क्या कर देंगे 3 से गुणा, फिर इस 3 को क्या कर देंगे 5 से गुणा 15, फिर इस 5 को क्या कर देंगे 1 से गुणा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अपने संख्या आ गई। यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या है ए, और आगे देखो बी में दे रखा है ये वाला। तो हमारे पास आ गया सी अनुपात ए अनुपात बी, 3 टर्म्स आ गए, कितने आ गए, 3:15:5। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15:5:3 ना। यही था क्या पीछे, आपने देखा होगा कि ए अनुपात जो सी आ रहा है वो 5:1 आ रहा है, और बी अनुपात जो ए अनुपात बी है वो 3:1 आ रहा है। इसको मैंने चेंज किया था सी अनुपात ए में 1:5 और फिर 3:1, तो कितना आ जाएगा 3, 15 और 5। अब ये आया सी ए और बी, तो अब इसको एक जगह लिखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो एक का कितना है 15, बी का कितना है 5 और सी का कितना है 3। तो देखो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी 15:5:3, ये आ गया। अब क्या बता रहा है ये कि इनको 1380 रुपये में बांटा इसने, तो 1380 में बांटेगा तो इसको क्या कर दो, योग कर दो, अनुपातों का योग। तो 15 और 5 20 और 3 23। अब देखो 23 इनका योग आएगा, और 23 किसके बराबर हो जाएगा, 1380 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 23 से हम काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 60 बार कट जाएगा। अब देखो एक का मान आ गया 60, तो हमें चाहिए 15 का मान, तो 15 को गुणा कर दो 60 से, कितना आ जाएगा, ए का मान 900, फिर बी का चाहिए तो 5 है, तो 6 5 30 300 आ जाएगा, और सी का कितना है 3, तो 180 आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। तो देखो इससे ज़्यादा इजी तो आप क्या ही करोगे क्वेश्चन को। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो तृतीय अनुपाती में क्या होता है, देखो 12 अनुपात क्या दे रखा हमें, 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती एवं 90 एवं 25 का मध्य अनुपाती के अंदर हमें पूछा गया है। तो तृतीय अनुपाती के अंदर क्या लिखा जाता है, हमें तीसरा टर्म्स है वो हमें लिखते नहीं है। तो x आ गया, और वो दे रहा है हमें 9 एवं 25 का मध्य अनुपात है, तो 9 एवं 25 का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, ये वाला 9 एवं अनुपात का क्या हो जाएगा, मध्य अनुपात। अब ये हमसे क्वेश्चन में दे रखा है इसने। तो देखो मैं पहले इस टर्म्स का निकाल लूँ, फिर इस टर्म्स का निकाल लेंगे। तो देखो 12:30 समानुपात 30:x, तृतीय अनुपात निकालने इसका, तो क्या हो जाएगा बाह्य गुणनफल और मध्य गुणनफल। तो 12x बराबर कितना आ जाएगा, 30 × 30, ये लो। x बराबर क्या आ जाएगा अब 900/12। आ गई बात समझ में। 3 से हम काटेंगे तो ये 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400। 4
और फिर 4 से हम काटेंगे इसको तो 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और फिर 5 बार कितना आ जाएगा 75। तो इसका तृतीय अनुपात तो कितना आ गया 75 आ गया। उसके बाद में ये यहाँ पे अलग लिख देता हूँ मैं, 9 एवं 25 का मध्य अनुपात। तो कैसे लिखते हैं मध्य अनुपात, एक्स अनुपात कितना 25। तो एक्स की स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 इंटू में 9। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू में 3, क्योंकि इनका वर्ग निकालना है। तो एक्स का मान कितना आ गया 15। तो मध्य अनुपाति कितना आ गया 15, और तृतीय अनुपाति कितना है 75। हमें पूछा क्या है कि अनुपात कितना है, तो देखो तृतीय अनुपात तो है 75 और मध्य अनुपात है 15, तो ये हो गया ना, 15 से काट दो 5:1 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद में देखो कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष जो राशि है वो 10% हिस्से में निवेश कर देता है। तो एक वर्ष में उस इन तीनों से प्राप्त कुल आय रुपये 820 है। तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात करो। देखो सीधी सी बात है, उसकी पूंजी कितनी है एक्स है, मान लीजिए एक्स रुपये उसकी पूंजी है। तो एक्स का 1/3 भाग 8% ब्याज पर दे देगा, 8% ब्याज पर दे दिया इसने, कितना 1/3 आ गया ना, एक्स इंटू 1/3, और कितने समय के लिए 1 के लिए, तो ब्याज आ गया। उसके बाद में ये क्या करता है कि जो ये एक्स रुपये जो राशि है ना, इसका 1/2 क्या करता है, अरे आराम से ऊपर से लिख लिया क्या, देखो एक्स रुपये उसकी धनराशि है, उसका 1/2 ब्याज पर देता है, कितने 5% पर, तो इंटू में 100, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। फिर क्या करता है ये एक्स जो रुपये है इसका 1/3 8% राशि पर दे देता है, समझ में आ रहा होगा साथ साथ में। उसके बाद में जो शेष बचती है उसको क्या करता है 10% पर। तो बताओ जब 1/2 और 1/3 तो दे दी इसने, तो कितनी दे दी 5/6 दे दी ना, तो कितनी बची 1/6, 1/6 राशि कितने पर देता है 10% पर। तो x इंटू में 1/6 इंटू 100 आ गया, और ऊपर दर कितनी है 10%। तो टोटल तीनों राशियों का ब्याज हो गया ना, कितना बता रहा है 820 रुपये बता रहा है। तो बताओ करने में कोई मुश्किल होनी चाहिए क्या, कर लोगे ना। थोड़ा सा देखो मैं मोबाइल पर करवा रहा हूँ तो ये चीज़ें क्या है थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो हम शॉर्ट भी लिख लेते हैं इसको। देखो x इंटू 5 बटा में कितना आ जाएगा, 2 था ना नीचे तो 200 हो जाएगा, प्लस में x इंटू में 8 बटा में 3 है ना, तो 300 हो जाएगा, प्लस में x इंटू कितना आया था 1/6, और राशि कितनी है 10, तो ये लो 600 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बन गया, बराबर कितना देर का 820 रुपये। तो बताओ इसमें हमें x का मान ही तो ज्ञात करना है, तो उसकी पूंजी तो ज्ञात करनी है ना। तो क्या बताओ ये एलसीएम लेके आप निकाल सकते हो, यानी 600 इसमें एलसीएम आ जाएगा, 3 आ गया ना इधर, तो 5 से गुणा करेंगे 15x, प्लस में 300 है ना, 2 आ गया तो 8 दूनी 16x, प्लस में 1 10x बराबर कितने 820 रुपये। अब देखो 16 और 15 कितने हो गए 31, और 10 कितने हो गए 41, तो 41x/600 बराबर 820 करवाई देता हूँ मैं, 41x/600 बराबर कितना है 820। तो 41 से काट तो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो x बराबर कितना आ गया 12,000 रुपये। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आ गया इसमें। उसके बाद में देखो हमें पूछा है 116 नंबर क्वेश्चन है, पूजा तथा माधव अपना परीक्षा परिणाम लेकर खुशी खुशी घर आते हैं और प्रवेश करते हुए माँ को कहते हैं। तो देखो पूजा और माधव है वो, उन्होंने अपना परीक्षा परिणाम लिया और वो दोनों क्या करते हैं खुशी खुशी घर अपने आते हैं और अपनी माँ को कहते हैं। तो पहले पूजा कहती है कि माँ देखो मैंने 1200 में से 960 अंक प्राप्त किए तथा कक्षा में मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अतः मैं माधव से ज़्यादा होशियार हूँ। तो पूजा क्या करती है 1200 में से 960 अंक प्राप्त करती है। तो देखो 960 अंक इसने प्राप्त किए कितने में से 1200 में से, तो परसेंट निकाल लो कितने परसेंट इसने किए, तो 2 से 2 कट गए और 12 से काटोगे तो कितनी बार 80 बार कट जाएगा। तो कितने बने पूजा के परसेंट 80% आए पूजा के, और क्लास में कौन सा स्थान है प्रथम स्थान। अब माधव कहता है कि माँ मैंने 1300 में से 975 अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, मैं पूजा से ज़्यादा होशियार हूँ। तो माधव ने क्या किया है 975 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से 1300 में से, परसेंट निकाल लो इसके कितने आ रहे हैं, 2 से 2 गए तो 13 से काटोगे 7 बार जाएंगे, उसके बाद में 6 बार जाएंगे, तो कितनी बार आ जाएगा 5 बार जाएगा, तो कितने परसेंट आ गए 75। तो पूजा के तो 80% है और माधव के 75% है। तो बताओ इनमें दोनों में से ज़्यादा होशियार कौन है, पूजा है ना, तो कौन सी हो जाएगा पूजा है वो सही हो जाएगी, ये ज़्यादा होशियार है 116 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। उसके बाद में देखो हमें पूछा है कि यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान क्या होगा। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको क्वेश्चन को भी पढ़ोगे ना तो आराम से कर लोगे। देखो क्या कह रहा है कि x में x का 5% जोड़ दिया, देखो ये x है, इसमें x का क्या जोड़ दिया 5% जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया। अब जो भी परिणाम जो ये प्राप्त हुआ है ना, इस परिणाम में से क्या करना है परिणाम का 5% घटा देना है, तो ये वाला परिणाम प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, हम एक तरीके से इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 100 एलसीएम आ गया, इधर 100x प्लस में 5x मतलब 105x/100। देखो लिख लीजिए 105x/100। इस 105x/100 में से क्या करना है, इस 105x/100 का क्या कर देना है 5% घटा देना है। तो x का मान बताइए, तो देखो 5% हम घटा देंगे। तो बताओ ये सोल्व नहीं कर सकते क्या आप, आराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। देखो काट के भी कर सकते हो, 5 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार कट जाएगा, ये 21 बार हो जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। तो नीचे इधर 400 बच गए तो 400 एलसीएम ले लो,
तो 100 को 400 में भाग देंगे तो 4 आएगा। तो आप इसको गुणा कर लीजिए, या आप छोटे कर लो इन दोनों को ही, लेकिन गुणा कर लीजिए 4 से। तो 4 5 20, 420 एक्स प्लस में इधर कितना एक ही, ऊपर कितना बचा है केवल 21, तो 21 एक्स। तो कितने हो गए ये 441 एक्स। क्या कहता है कि परिणाम में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। एक मिनट सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि ये कह रहा है कि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान। तो देखिए इसमें से कोई संख्या तुलना कर लेनी है। तो देखो क्या कर लेंगे कि हमने मान लिया कि x कोई भी संख्या मान सकते हो आप, जैसे x बराबर मैंने मान लिया 100 है, x का मान कितना है 100। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इस x में से जो x है ना इसमें जोड़ दो इस x का 5%, तो ये लो 5% जोड़ दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 105। अब ये क्या कहता है जो ये 105 प्राप्त हुआ है ना, इस परिणाम में से क्या करा दो, घटा दो, इसका 5% घटा दो। तो देखो 105 में से 105 का कितना घटा दो, 5% घटा दो, ये लो ये आ गया। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। और फिर हम देखेंगे तो ये 21 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 4 का भाग देंगे इसमें, 5 बार पूरा जाएगा, उसके बाद में 2 बार, और ये हो जाएगा 5। तो बताओ 105 में से कितना घटा दें, 5.25, कितना आ जाएगा 99.75। अब ये पूछा है कि x का मान बढ़ेगा या घटेगा या परिवर्तन रहेगा या नहीं कह सकते, तो क्या हुआ है कम हुआ है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद में देखो कि किसी मूलधन का मिश्रधन उस मूलधन का 11/7 गुना है यदि साधारण ब्याज की राशि जो है वो कितनी है 3436 रुपये है, तो मिश्रधन क्या होगा कि कोई भी मूलधन है वो मिश्रधन का कितना, किसी मूलधन का मिश्रधन है वो मूलधन का कितना है 7 गुना। तो देखो इसमें नीचे वाली जो संख्या है वो क्या बता रहा है, मूलधन का पूछा है, तो मूलधन कितना आ जाएगा इसमें, मूलधन आ जाएगा 7, मिश्रधन कितना है इसमें 11। अब बताओ ब्याज कितना आ जाएगा, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 11 में से 7 घटा दो 4 आ जाएगा, लेकिन ब्याज की राशि कितनी बता रहा है वो 3436, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 3436 के। हमें क्या चाहिए मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन कितना है 11, तो 4 का मान जब 3436 है तो हमें क्या ज्ञात करना है 11 का मान ज्ञात करना है। आराम से हो जाएगा ना ये प्रश्न। देखो 4 से काट दो, 8 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और फिर क्या चला जाएगा 9 बार चला जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, गुणा कर लेना यहाँ पे 9449 रुपये उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में देखो कोई राशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, यदि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 840 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था, जब परसेंट दिखे तो इसका क्या कर दो, परसेंट को हटा दो, तो परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 1/20 आ गया। अब इसको क्या करना है, देखो आप जब राशि मानो ना कि कितनी रुपए राशि है, या तो क्या कर लो इसका वर्ग कर लीजिए। तो क्या मान लें हम, मूलधन 400 रुपये मान लें। क्या कहता है ये कि 5% चक्रवर्ती ब्याज मतलब 1/20 ब्याज लगेगा उसको, तो पहले वर्ष का जो ब्याज हम निकालेंगे वो तो चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज एक ही तरीके से निकलता है। तो 400 रुपये की राशि जो है उसका 5% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 रुपये। तो पहली साल का 20 रुपये आ गया। अब दूसरी साल देखो 20 रुपये तो आएगा चक्रवर्ती ब्याज, लेकिन इस जो ये ब्याज लगाया ना 20 रुपये, ये 20 रुपये ब्याज किस पर आया, इस 400 रुपये पर। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या करता है, ब्याज पर ब्याज, तो एक साल का 20 रुपये का भी ब्याज निकालना पड़ेगा ना। तो प्लस में 20 का कितना ब्याज निकालना है हमें, 5% की दर से एक साल का और निकाल लो। एक मिनट हट गया ना, देखो एक बार आराम से निकाल लेते हैं। मैंने निकाला पहली साल का ब्याज कितना 20 रुपये, और सेकंड साल का कितना 20, प्लस में इस 20 का कितना ब्याज और निकालना है हमें 5% की दर से एक वर्ष का। तो कितना आ जाएगा 10 से 10, 5 दूनी 10, 2 से 1 कट जाएगा कितना 1। तो पहली साल का ब्याज कितना 20, दूसरी साल का 20 और प्लस 1 21 रुपये। लेकिन ये क्या कहता है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 840, हमारे पास कितना आ रहा है दूसरे साल का 21 रुपये। तो 21 रुपये किसके बराबर हो गए 840 के बराबर हो गए। हमें क्या करना है मूलधन ज्ञात करना है। तो 21 का मान जब 840 है, 21 का मान क्या है 840 रुपये है, तो 1 का मान 840/21 आ जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे तो 21 4 84 40 आ जाएगा। और हमें पूछा है कि मूलधन कितना है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ से आप सीधा प्रश्न देख भी रहे होंगे कि आपको कुछ चीज़ें हैं वो इस प्रश्न में आराम से आसानी से आपको मिल रही हैं। क्या मिल रहा है देखो, एक तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जब दूसरे साल का जब आपको ब्याज आपने निकाल लिया तो वो सीधा सा ही माना जाता है कि एक का मान आ जाएगा 40। हमने ब्याज कितना माना था, ऊपर 400 रुपये माना था, मूलधन माना था ना, हमारे पास एक का मान आ गया 40, तो 4 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा, ये वाला संख्या है वो सही हो जाएगी 16,000 आ गया ना। परसेंट हटा दो तुरंत हो जाएगा, साधारण ब्याज का क्वेश्चन बन जाएगा। साधारण ब्याज का बनते ही आराम से आप कर लोगे। तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज में मैंने कहीं पर भी चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाया क्या। उसके बाद में देखो क्या कहता है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या हो जाता है 2 गुना होता है। तो बताओ 5 वर्ष और मैं लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा ना। तो 5 वर्ष और लगा दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा ये 8 गुना हो जाएगा। फिर 5 वर्ष और लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। तो 5 साल 10 साल 15 साल और 20 साल, समय कितना आ गया हमारे पास 20 साल में कितना हो जाएगा 16 गुना। इस प्रकार से कर लेना। उसके बाद में कहता है कि कोई व्यंजक दे रखा है हमें 1119/2 की पावर 5 × 5 की पावर 4 बराबर एम के लिए सत्य कथन हमसे पूछा है। तो पहले इस व्यंजक को क्या कर लो सोल्व कर लीजिए। तो देखो मैं 1119 बटा में 2 की पावर 5
इंटू में 5 की पावर 4। तो देखो इसमें सोल्व करने के लिए दो तीन चीज़ें हमें दे रखी है कि एक m एक शांत दशमलव है, संख्या m में दशमलव के 5 अंकों के बाद प्रसार समाप्त हो जाता है और m का मान इतना होगा। तो देखो इसको एक तरीका है, जब आपको कहीं पर भी 2 और 5 के जब जोड़े मिले ना, तो जो कॉमन जोड़े हैं ना उतने उस संख्या के लास्ट में क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो देखो कॉमन जोड़े कितने हैं, 4 5 कितनी बार आएगा, 4, और 2 कितनी बार, 5। तो 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 5। तो ये जोड़ा बन गया ना, और 2 अलग से बच गया। तो बताओ 5 को 2 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 10 आता है। तो बताओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस संख्या को गुणा करोगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। सीधी सी बात है, 4 जोड़ें तो 4 ही जीरो आएंगे। तो देखो इसको इस प्रकार लिख लो आप, 1119 बटा 2 इंटू 10 की पावर में 4 भी लिख सकते हो ना। तो अब देखो 2 का भाग दे दो इसमें, आप सीधा सा कर लो। देखो 1119 में बटा में 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, एक बच गया, फिर 5 बार जाएगा, फिर एक बच गया 9 बार जाएगा, फिर एक बच गया कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब देखो नीचे 10 की पावर 4 और रह गई ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 4 जो जीरो दे रखे हैं इसकी जगह पॉइंट रख दो। तो ये तो हमारे पास 4 संख्याएं तो हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है एक और चाहिए, तो 0.5595। बताओ ये सही है क्या, यहाँ पर आ जाएगा 0.055595, क्योंकि एक पॉइंट तो पहले था और 4 जीरो और थी, तो हमने ये तो आ गया इसका मान, m का मान 0.05595। तो m का मान ये बता रहा है कि इतना होगा, ये तो गलत है। अब ये कहता है m एक शांत दशमलव है, देखो शांति तो है, खत्म हो गई यहाँ पर संख्या m में दशमलव के 5 अंकों के बाद प्रसार समाप्त। तो देखो 1 2 3 4 और 5 अंकों के बाद प्रसार भी समाप्त हो जाता है। तो क्या है, a और b दोनों सही है, तो कहाँ पर आ रहा है, 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है कि यदि मानक रूप में लिखी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 दोनों अंकों के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो तो वह संख्या कौन सी होगी। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो 2 और 5 के अलावा हो, कोई भी संख्या के हर में। तो वो संख्या क्या कैसी हो सकती है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 15 में नीचे आ रहा है या तो 2 है या इस 2 का गुणनखंड है, या फिर क्या है 15 बटे में 5 है, या फिर दोनों दे रखें, जैसे 15 5 बटे 5 इंटू 2। तो बताओ वो संख्या कैसी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा है इसने। तो आप सभी जानते हो कि जब भी 2 और 5 का अगर आप किसी भी संख्या में भाग देते हो तो निश्चित रूप से कोई भी संख्या हो चाहे वो क्या हो जाती है, आराम से वो समाप्त हो जाती है, कहीं पर भी वो समाप्त होती है। तो वो कौन सी होगी, शांत दशमलव होगी। उसके बाद में देखो हमें पूछा कि किसी संख्या का वर्ग उसके तिगुने से 17 अधिक है, इस कथन का प्रकट करने वाला समीकरण। किसी संख्या का वर्ग उसके तिगुने से ज़्यादा है। तो देखो वर्ग है ना, कोई संख्या x है उसका वर्ग है वो उस संख्या के तिगुने से 17 अधिक है, यही तो पूछा है। देखो कोई संख्या x ले ली, इस संख्या का वर्ग जो है वो इस संख्या के तिगुने से 70 अधिक है। तो देखो बराबरी तो है ना, तो x की स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 70 इधर आएंगे तो हो जाएंगे ना ये। तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, 2 नंबर समीकरण है वो सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद में पूछा कि समीकरण ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ एक नॉट इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यदि क्या होगा। तो इस उत्तर का तो आप जानते होंगे, इस प्रश्न का तो सभी जानते हो कि ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब बी स्क्वायर क्या हो, 4ac से छोटा हो। ठीक है, बहुपद दे रखा है एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में a और 2x की क्यूब प्लस ए एक्स की स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 3 को x माइनस 2 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो दो बहुपद दे रखे हैं और हमें उनमें क्या करना है, x माइनस 2 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, हमें समान प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, a का मान बताना है। तो देखो यहाँ पर x का मान रख सकते हो आप, कोई भी मान रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। तो x बराबर क्या रख लो, 2 रख लो। तो 2 रखेंगे तो देखो इस फॉर्मूले में रखो पहले तो 2 की पावर 3 तो मतलब 8 आ जाएगा, प्लस में 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा, माइनस में 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस में a आ जाएगा। तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, 8 से 8, तो a प्लस में कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, पहले समीकरण का हल आ गया ना, a प्लस में कितना है अपना 4। अब दूसरे में क्या रखना है, वही x बराबर 2 रखा है तो 2 ही रखिए। तो 2 इंटू 2 की पावर 3, 8 दूनी 16 हो गए, प्लस में 2 का पावर 2 4a, प्लस में 3 इंटू 2 6, माइनस में 3। तो देखो 6 में से 3 गए 3 और 3 को 16 में जोड़ दो तो 4a प्लस क्या बच गया 19। शेषफल क्या रखें इसमें बराबर, तो दोनों को क्या रख दो बराबर, a प्लस 4 बराबर 4a प्लस में 19। यही बता रहा है ना, ये क्या पूछ रहा है, ये a का मान हमें ज्ञात करना है कि a का मान जो है वो कितना आना चाहिए। तो देखो हमारे पास आ जाएगा, क्या आया हमारे पास, एक तरफ तो आया है 4a माइनस में a प्लस में कितना है 19। देखो एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं, एक एक्स की क्यूब प्लस में एक्स की स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में a, यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस में 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, प्लस में क्या आ जाएगा a। तो 8 से 8 तो कट जाएगा तो a प्लस 4।
ये a प्लस 4 आपको याद रखना है, a प्लस में 4 है, पहले समीकरण का। दूसरे का क्या है, 2x की क्यूब मतलब 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, प्लस में 2a इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8a, 2 की पावर 2 है ना, तो 4a, उसके बाद में प्लस में 3 इंटू 2 6 माइनस में 3। अब देखो 6 में से 3 गया 3 और 16 ये हो गए 19, तो 4a प्लस में क्या आ गया 19 आ गया। अब देखो आराम से हो जाएगा, a प्लस में 4 है, बराबर में क्या दे रखा है हमें 4 प्लस में 19, ये याद रखना है। तो देखो a प्लस में 4 बराबर में 4a प्लस में 19। तो देखो जब मैं ये जो a है ये इधर ले आऊँ तो a माइनस का 4a, तो देखो 4a प्लस में क्या लेके आना है हमें 19 बराबर में क्या दे रखा है a प्लस में 4, तो ये इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा a माइनस में 4a बराबर में 19 माइनस में 4, यही आ गया ना। तो इधर तो हो जाएगा माइनस में 3a और इधर आ जाएगा 15, तो ये a बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 15/3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये हम तो प्रश्न कर रहे थे ना ये वाला, तो इसमें -5 आ जाएगा उत्तर। अब देखो उसके बाद में मैं बात करूं आपको क्या लिखा है कि यदि x बराबर 1, समीकरण ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 तथा x² प्लस x प्लस b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है तो ab का मान ज्ञात करो। तो देखो दो समीकरण दे रखे हैं और उनमें एक उभयनिष्ठ मूल दिया हुआ है, तो हमें a और b का क्या करना है मान ज्ञात करना है, और हमें दे रखा है x बराबर 1, तो रखना है। देखो सिंपल सा है, ax² x की जगह क्या रखना है 1, तो a आ जाएगा, प्लस में x की जगह 1 रखेंगे 1, प्लस में 3 बराबर 0, तो 2a बराबर 2a प्लस में कितना आ गया 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2a बराबर कितना आ जाएगा -3, और a बराबर कितना आ जाएगा -3/2, याद रख लो a बराबर कितना है -3/2। अब b का निकालना है, देखो a x बराबर क्या रखना है 1, तो 1 प्लस में 1 प्लस में b बराबर 0, तो b बराबर क्या आ जाएगा -2। अब a बराबर 3/2 है माइनस का, और b बराबर -2, a इंटू बी तो चाहिए हमें, तो देखो -3/2 इंटू -2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 3। अब देखो उसके बाद में लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके x की घात 4 माइनस 3x² प्लस में 2x प्लस 5 में x माइनस 1 का भाग देने पर भागफल और शेषफल कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इसमें भाग देना है, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या लिखा है, x की घात 4 माइनस में 3x की पावर 2 प्लस में, देखो मोबाइल में थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, आराम से लिख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस में 3x² माइनस में है प्लस में 5, अच्छा माइनस में प्लस में 2x लिखा है कि 1 मिनट भाई, x की पावर 4 माइनस में 3x² प्लस में 2x प्लस में 5, इसमें भाग देना है किसका x-1 का। तो देखो सबसे आसान तरीका है, x-1 को किससे गुणा करें जिससे x की घात 4 वाला टर्म हमें मिल जाए, तो x की पावर 3 से कर दें क्या, ये लो। तो जब x की पावर 3 से करेंगे x-1 से, तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस में x की पावर 3, यही आएगा ना। तो देखो अब इसमें से घटा दो, माइनस प्लस कट जाएगा, ये इधर दोनों क्या है ऊपर तो क्या है माइनस, उधर क्या है प्लस में, तो x की पावर 3 माइनस में 3x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 5। अब बताओ 3 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे इसमें प्लस का निशान लगा देंगे और x की स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो x की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की पावर 3 माइनस में x की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x की स्क्वायर। अब इसमें से घटा दो माइनस में प्लस में, तो ये तो कट जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस में, तो कितना आ जाएगा माइनस में 2x। अब देखो इस प्रकार से आपको भाग देना है। आप जब भाग दोगे देखो दो टर्म तो आ गए ना अपना एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर, ये वाले दो टर्म आएंगे भागफल के अंदर, एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर, तो किस में आ रहा है ये वाला, इस 3 नंबर वाले में आ रहा है, और शेषफल कितना बचेगा 5, तो 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से भाग दे लेना, मोबाइल में देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, तो हम कोशिश करेंगे आगे धीरे धीरे सेटअप लगाने की, उसके बाद में हो जाएगा। मैंने तरीका बता दिया किस प्रकार से करना, कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है ये हमें देखना है। तो कह रहा है कि 4 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त। प्राकृत संख्या कौन सी, 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्राकृत संख्या, लगातार 4 प्राकृत संख्या, तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये कह रहा है 4 जो लगातार प्राकृत संख्या है ना इसका गुणनफल निकालो, 3 दूनी 6 24 और कितना आ जाए 120। 120 में क्या कर दो 1 जोड़ दो तो कितना आ गया 121। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या, हाँ है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी 4 प्राकृत संख्या हैं लगातार उनको गुणा कर लो, उसके बाद में 1 जोड़ोगे तो पूर्ण वर्ग होगा, तो एक तो सही हो गया। अब 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का जो योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, और 2 क्रमागत संख्याओं n और n+1 के वर्गों के बीच 2n संख्याएं होती है। तो देखो n में मान लो कि 4 है, तो n+1 कितनी हो जाएगी 5। अब इसका क्या कर दो वर्ग, तो 4 का वर्ग करोगे 16 और 5 का वर्ग करोगे कितना जाएगा 25। इनके बीच कितनी संख्याएं बच गई 17 18 19 20 21 22 23 24, कितनी संख्याएं हो जाएंगी 8 संख्याएं। तो क्या 2n होते हैं क्या, n कितना है 4, तो 2n कितना हो जाएगा 8, तो 8 ही संख्याएं हैं, सही बात है। उसके बाद में देखो 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल एक पूर्ण
वर्ग होता है, ये बात भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों की तीनों इसमें क्या है, सही है। तो इसमें क्या जाएगा, सभी कथन सत्य है। देखो निम्न में से किस संख्या के वर्ग को दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो निम्न में से कोई भी संख्या के वर्ग को दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिखा जाता। देखो 21 दे रखा है, हमें 21 दे रखा है। ये कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग को, तो 21 का वर्ग कितना आ जाएगा, 441। अब ये कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो देखो 441 को आप लिखोगे तो 220 प्लस में 221 नहीं लिख सकते क्या, 441 आ जाएगा। तो ये क्रमागत संख्या भी है ना, तो लिख सकते हैं। 13 का कितना होता है वर्ग, 169 होता है, 69 होता है ना, 169। तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें 84 प्लस में 85 कितना होता है, 169 ही तो होता है ना। तो देखो ये भी क्रमागत लिखा जा रहा है। फिर देखो 15 का क्या होता है, 225। अब 225 किस प्रकार से लिखते हो आप, 112 प्लस में 113, ये भी क्रमागत है दोनों। लेकिन जो 12 का वर्ग जो 144 होता है, ये कितना होगा, दो का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब दो बराबर संख्याएं जुड़ेंगी, कोई भी अलग संख्या हम क्रमागत संख्याएं नहीं लिख सकते। तो आपको टाइम भी बचाना हो तो आप सीधा सा जिस संख्या में कि वर्ग में दो का भाग जाए ना, तो आप सीधा समझ जाना वो क्रमागत संख्याओं में नहीं लिखी जाएंगी। उसके बाद में देखो हमें घन दे रखा है और अब हमें क्या करना है, माइनस में करना है। तो 2,50,47 का कितना घन कितना होगा, 63। और 13,824 का घन कितना होता है इसमें, 24। तो ये घटा दो, कितने बचेंगे, 39 बचेंगे। सीधी सी बात है। अब आगे दे रखा है आपको, घन दे रखा है और अंदर भी वर्ग दे रखा है और फिर घन दे रखा है। तो देखो इसका तो मैं हल बता देता हूँ आपको, सीधा सा ही है। क्या दे रखा है, 0.008 और घन पूछा है इसका। तो कितना बताओगे आप, 2 बटा में कितना बताओगे, 10 ही बताओगे ना। अब देखो 729 का जब आप निकालोगे, पहले इसका वर्ग निकालो। 729 का क्या अंदर दे रखा है, इसने वर्ग पूछा है इसने कि कितना आएगा। तो देखो 729 का पहले तो वर्ग निकालो, फिर घन निकालो, आप घटाओगे तो कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया। तो 131 में कितना आ जाएगा, 0.1 उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन है, आराम से हो सकती है। देखो 729 का 27 आ जाएगा, 27 बटे में 1000। इसका आप घन निकाल लो, कितना आ जाएगा, 3/10। तो 3/10 में से क्या करना है, 2/10 आपको घटाना है, उत्तर आ जाएगा आराम से। उसके बाद में देखो हमसे पूछा है, देखो ये इजी से क्वेश्चन है, इसमें आप ऑप्शन रख के भी कर सकते हो। देखो ऑप्शन रख देते हो आप, 4,496 एक्स की जगह 4,496 रखोगे ना, तो आराम से उत्तर आ जाएगा और जो आपका मैच हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा अपना। ये देखो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो मैं क्या करके बताऊँ आपको। उसके बाद में देखो इसी प्रकार से आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, कितना आ जाएगा, 9/4। उसके बाद में हमें दे रखा है कि ए एक्स की पावर ए बराबर वाई की पावर बी बराबर जेड की पावर सी, तो वाई की स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तब ए 1/a प्लस 1/c का मान हमसे पूछा है। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि एक्स की पावर ए बराबर वाई की पावर बी बराबर जेड की पावर सी बराबर क्या मान लो आप, के मान लीजिए। तो आप एक्स की पावर ए बराबर लिखोगे, के लिख सकते हो ना। लेकिन जब आप निकालोगे एक्स बराबर, क्या निकालोगे, एक्स बराबर, तो आप ये नहीं लिख सकते क्या, के की पावर 1/a, ये वाला मान आपका आ जाएगा। समझ गए क्या। उसके बाद में आप b का मान निकाल लीजिए। y की पावर b बराबर कितना दे रखा है, k। तो y बराबर कितना आ जाएगा, k की पावर 1/b। ठीक है। उसके बाद में आप निकालोगे z की पावर c बराबर k दे रखा है, तो z बराबर कितना आ जाएगा, k की पावर 1/c। ठीक है। अब देखो इसमें जो भी जिस भी स्टूडेंट ने ये पेपर किया था उसने लिख भी रखा है, ऐसे आराम से आपको समझा भी रखा है। देखो के आ गया, फिर ये मान, तीनों मान आ गए। तीनों मान आने के बाद में y की स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, जेड एक्स। तो के की देखो y बराबर दे रखा है k/1/b। तो वाई स्क्वायर बराबर आप निकालोगे तो ये नहीं निकालोगे क्या, 2/b। ऊपर 2 से गुणा किया तो इधर भी कर दो, और इधर आपको दे रखा है के की पावर 1/z इंटू के की पावर 1/b। आपका आराम से उत्तर आ जाएगा। तो इन दोनों को क्या करना है, वर्ग याद करना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2/b। बिल्कुल एग्जीक्यूशन हो। उसके बाद में दे रखा है 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 तथा 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 बराबर 5 हमें दे रखा है। और हमसे पूछा है कि a और b का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ से तो आराम से आप ऑप्शन से ही रख लो ना, ऑप्शन से रख लो, आराम से उत्तर आ जाएगा। देखो आप कर लो, a बराबर 3 रखोगे तो a बराबर 3 रखोगे, b बराबर 2 रखोगे, तो a 2 की पावर कितना आ जाएगा, a कितना है 3 प्लस में 3 की पावर b कितना है 2। तो देखो 2 की क्यूब कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना 9, 17। सही बात है, ये तो सही हो गया। उसके बाद में 2 की पावर a कितना है 3 प्लस में 2, और माइनस में 3 की पावर b कितना है 2 प्लस में 1। तो 2 की पावर 5 में से क्या घटा दो, 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 32, 32 में से क्या घटा दो आप, 3 या 27, कितना आ जाएगा 5। ये भी सही है, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन है, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो आराम से आप कर सकते हो, मैंने बता रहा हूँ मैं आपको साथ साथ में। अब देखो हमसे पूछा है कि 16 इंटू 8 की पावर m प्लस n प्लस में 2 बराबर 2 की पावर m, तो m किसके तुल्य है। तो देखो इस 16 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ इंटू में
8 की पावर n प्लस 2 है। तो मैथ में आप अगर मैथ पढ़ी आपने तो आप इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है। 8 की पावर 2 ये भी तो लिख सकते हो ना आप। तो देखो इस अब 8 की पावर n है तो इसको आप ये नहीं लिख सकते क्या, 3 की पावर n, और ये 8 की पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 5, ठीक है। तो अब उत्तर देख लीजिए आप, आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 3n इंटू में 2 की पावर क्या आ जाएगा 5 बराबर क्या दे रखा है 2 की पावर m। ये हमसे पूछा है। तो देखो गाते हैं नीचे, तो आधार तो आराम से बराबर ही है ना। तो कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे तो 4 आ रहा है आपको, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3n आ रहा है, सबको क्या करना है हमें जोड़ना है। तो देखो 5 और 4 9, कितना आ रहा है 5 और 4 9 आ रहा है। देखो हमने क्या लिखा था 8 की पावर n, और 8 की पावर कितना लिखा था हमने 2, तो ये 2 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, आराम 6 5 क्यों लिखा था आपने यहाँ पे, ये आ रहा है कि 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर m। तो 6 4 10, तो 2 की पावर 3n प्लस में 10 ये भी तो लिख सकते हैं ना हम, बराबर 2 की पावर m, आधार बराबर है तो 3n प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो ये उत्तर अपना आ जाएगा। अब देखो उसके बाद में हमने पूछा है कि यदि समीकरणों 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 और 21x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 कोई हल संभव नहीं हो तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तुलना कर लो दोनों समीकरण की, सीधी सी बताऊँ मैं आपको कि देखो 14x प्लस में 8y प्लस में 5 बराबर 0 और 21x माइनस में के वाई माइनस में 7 बराबर 0, इस प्रकार से हम करते हैं ना, माइनस प्लस ऐसे इसमें तुलना करनी है। तो देखो तुलना करेंगे तो पहले तो हमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये दोनों संख्या आपस में क्या हो कट जाए। तो इसको तो 3 से कर दें गुणा, और इसको क्या कर दें 2 से गुणा कर दें, ठीक है। तो देखो हम कर लेते हैं। तो 14 से 3 से करेंगे तो 42x प्लस में 24x वाई प्लस में 5 दिया 15 बराबर 0। इसको 2 से करना है तो 42x माइनस में कितने से करना है 2 से, 2 के वाई माइनस में 14 बराबर 0। अब देखो माइनस प्लस, ये क्या है माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे तो बराबर आ ही रखा है, ठीक है। तो 42 से 42 कट गया, इधर लिखा है 24y, नीचे लिखा है 2k y, और इधर क्या लिखा है 15 और 14। अब देखो ऐसा कौन सा मान रखे, ऐसा कौन सा मान रखे हम के का जिससे कोई हल संभव नहीं हो। तो बताओ मैं यहाँ पे के की जगह अगर 12 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता 24। तो बताओ सीधी सी स्पष्ट हो जाता ना, दोनों समीकरणों के जो x और y ये दोनों टर्म से चले जाते और कोई भी हल आगे समीकरण का नहीं निकलता, यही होता ना। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 12, कौन सा रखना है 12 हमें, देखो माइनस करना है हमें ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस का निशान आना चाहिए, लेकिन है क्या माइनस का, तो क्या रख देना है हमें माइनस का 12 हमें रख देना है। तो मैंने देखो साथ साथ में आपको मैं तरीके बताता जा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा -12। अब देखो ये देखो मैं करवाऊंगा नहीं, अपने आप कर लेना, x की जगह 12 रखना है और y की जगह 7 रखना है और मान ज्ञात करना। अब देखो आगे आगे वाला प्रश्न हम देखें कि ये कह रहा है कि x की स्क्वायर प्लस 11y प्लस 24y स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे। तो बताओ करवाने की जरूरत है क्या, इसमें कोई प्रश्न में गुणा करके ही तो देखना है। तो देखो 139 नंबर क्वेश्चन है ना, तो देखो गुणनखंड होने चाहिए। तो देखो गुणा करके देख लो आप दोनों टर्म्स को, 8y मैं 3 नंबर वाले 3 नंबर ऑप्शन से कर रहा हूँ, देखो x प्लस में 3y, ये लो x को x से गुणा करोगे कितने आ जाएंगे x की स्क्वायर, फिर x को 3y से गुणा करो 3xy, प्लस में 8y को x से गुणा करोगे तो 8xy, प्लस में 8 को 3 से करोगे 24 और वाई स्क्वायर, ये लो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, तो 11 है ना x की स्क्वायर प्लस 11 xy प्लस 22y स्क्वायर, हो गया आसान सा तरीका। यदि a और b समीकरण 3x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल हैं तो a बटा बी प्लस बी बटा ए का मान ज्ञात करो। तो देखो मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी सा समीकरण है। देखो हमें दे रखा है 3x की स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 बराबर 0, तो a बटा बी और b बटा ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो मूल कैसे ज्ञात करोगे आप, अब इसमें क्या कर दो ऐसी संख्या से गुणा करो कि 3 दूनी 6 हो गया ना, कि गुणा करने पर तो कितने आने चाहिए 6, और जोड़ या घटाव करने पर कितने आने चाहिए 5। तो देखो इसको करेंगे हम 3x की स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 तोड़ना है। तो देखो 3x की स्क्वायर माइनस में 3x, ठीक है, और माइनस में 2x प्लस में 2 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। ये 3x कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा x माइनस में कितना बचा 1, फिर माइनस में 2 ले लो कॉमन, x माइनस में 1 बराबर 0। तो देखो दो मूल आ गए, एक तो x माइनस 1, तो मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 1, और एक आ जाएगा 3x बराबर क्या आ रहा है 3x माइनस 2, तो 3x बराबर माइनस का 2 ये आ जाएगा x बराबर 2 बटा में 3। तो a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 2 बटा 3। देखो a बराबर आ गया 1 और b बराबर आ गया 2 बटा 3। समीकरण में रखना है a बटा b बटा a। तो देखो a बटा b रखोगे तो 1 का मान a, b तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस में b बटा a 2 बटा 3 रख दो, ये जोड़ लो आप 6 आ जाएगा 5 बटा 6, कितना आ जाएगा देखो 2 3 3 3 9, 3 2 2 दूनी 4 13 बटे 6 उत्तर आ जाएगा आपको,
ठीक है। अब देखो हम पहले साइंस वाले कर लेते हैं, उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, या पहले मैं यही करवा दूँ, यही करवा देता हूँ। देखो 141 से अब हमारे पास सोल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं बचे। 141 में पूछा कि संश्लेषण विधि के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। संश्लेषण विधि के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें पाठ्य पुस्तकों में सामान्यतः इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। मस्तिष्क का उद्वेलन विधि के विकासकर्ता कौन है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के विकासकर्ता कौन है, ये हमसे प्रश्न पूछा, तो कौन है? A.F. ओसबर्न। प्रयोगसिद्ध अध्ययन विधि में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है इसमें अध्यापक की भूमिका? मार्गदर्शक की। आगमन विधि से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो आगमन विधि से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? नियम से उदाहरण। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? T.F. गिलबर्ट। उसके बाद में देखो 146 नंबर पूछा कि प्रभावी अधिगम सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में ही संभव है। रचनावादी उपागम के संबंध में यह दृष्टिकोण किसका है? तो किसका दृष्टिकोण है? ये ल्यू वाइगोत्स्की का। निम्नलिखित में से कौन सा मॉरिसन द्वारा प्राप्त इकाई उपगम का प्रथम सोपान है? तो कौन सा इसमें? अन्वेषण या खोज करना। निम्नलिखित में से माध्यमिक स्तर पर विद्यालय के बागों को लगाना और बीजों की कीमत ज्ञात करना विषय को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है इसमें? परियोजना विधि। निम्नलिखित में से कौन सी गणित की पाठ्य योजना की सबसे अच्छी विशेषता नहीं है? तो गणित की पाठ्य योजना की अच्छी विशेषता नहीं है हमसे पूछा गया, तो कौन सी नहीं है? शक्ति से आगे बढ़ना। गणित के व्यय का कारण क्या है? तो गणित का व्यय है सभी है। अब देखो हम चले जाते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। आप सभी को पहले मैंने मैथ इसीलिए करवाई क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं और आपको ये लगता है कि जो सभी करवा रहे हैं उसी प्रकार से मैं भी आपको हल है वो करवा रहा हूँ। तो देखो हम 81 नंबर पे चले जाते हैं प्रश्न पर। देखो 81 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। निम्न में से सत्य कथन का क्या करना है? चुनाव हमें करना है। तो देखो इसमें मिश्रण से घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक नहीं कर सकते, नहीं, गलत बात है। तत्व या क्रिया करके यौगिक बनाते हैं जिससे बन गए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं, ये तो सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है, ये हमसे पूछा है, तो किस कैसा है? सोल। उसके बाद में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो हमसे पूछा कोबाल्ट 60 शरीर के आंतरिक के अंतरंग के अवरुद्ध का उपचार करता है, सही है। आयोडीन 131 थायराइड अवरुद्ध का उपचार करता है, ये भी सही है। और उसके बाद में सोडियम 24 मानव के रक्त संचरण के अध्ययन हेतु उपयोग होता है, ये भी सही है। गोल्ड 89 रेटिना के दोषों का उपचार गलत, तो ये हो जाएगा। निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है? तो देखो लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा देखो कौन सा है? भोजन खाना पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है और भोजन का पाचन भी एक है रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना और नमक का पानी में घुलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो 3 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा असंगत है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 3 नंबर वाला, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। निम्न में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणु क्रमांक का दुगना नहीं है? किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वो परमाणु क्रमांक का दुगना नहीं है, ये हमसे पूछा गया है, तो किसका नहीं है? क्लोरीन का। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ये हमसे पूछा है, तो कितना होता है? 63 U। नाइट्रोजन सामान्यतः संयोजकता प्रदर्शित करता है, नाइट्रोजन कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है? 3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कितना होता है? Al2O3। निम्न में से किस तत्व की परमाणुकता 4 है? तो परमाणुकता 4 किसकी है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है, तो किसकी है? फास्फोरस की। निम्न में से लाइसोसोम का कार्य है, लाइसोसोम का कार्य है वो हमसे पूछा गया है। रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट करना, गुणसूत्र को पृथक करना, वसा व प्रोटीन का संचय और निषेचन के समय भक्षण। तो 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से हैं वो लाइसोसोम के कार्य हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट करना ये भी है, गुणसूत्रों को पृथक करना ये भी है, और निषेचन के समय भक्षण करना ये भी है, लेकिन ये 3 नंबर नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है, हमसे पूछा गया 92 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो किस माध्यम में? हाइपोटोनिक। निम्न में से किसे माइक्रोपुलिस मैन की संज्ञा दी गई है? माइक्रोपुलिस मैन की संज्ञा किसको दी गई है? न्यूट्रोफिल को। मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान चेतना तर्क का केंद्र होता है? ज्ञान चेतना तर्क का केंद्र कौन सा भाग होता है? 94 नंबर क्वेश्चन में प्रमस्तिष्क भाग। उसके बाद में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से स्रावित नहीं होता? तो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से स्रावित नहीं होने वाला हमें हार्मोन बताना है 95 नंबर क्वेश्चन में, वेसोप्रेसिन हार्मोन।
जठर रस में पाए जाने वाले HCl अम्ल का कार्य क्या है? जठर रस में जो HCl पाया जाता है उसका कार्य क्या है, वो हमसे पूछा गया है 96 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो भोजन को अम्लीय बनाता है, सही है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में बदलता है, ये भी करता है। भोजन में आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो तीनों ही सही है। तो 1 2 3 हो जाएगा। फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना होता है? ज्वारीय आयतन कितना होता है फेफड़ों का, ये हमसे पूछा गया है, 97 नंबर क्वेश्चन है। तो कितना होता है? 500 ml। हमारे शरीर में मूत्र का सही मारक कौन सा है? तो सही मारक कौन सा है? वृक्क, मूत्र नलिया, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के कौन से भाग में ले जाती है? तो फुफ्फुस शिरा। तो देखिए इसमें 99 में क्या हो जाएगा? बाएं आलिंद में ले जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण हमसे पूछा है, तो ग्रेफियन पुटिका में। मादा की योनि का कौन सा भाग नर के वृषण कोष के समजात होता है? तो मादा योनि का जो भाग होता है वो नर के वृषण कोष के समजात होता है, वो हमसे पूछा गया 101 नंबर क्वेश्चन में। तो लेबियो मेजोरा। एस्केरिस लुब्रियोकाइडिस नामक गोलकृमि मनुष्य के शरीर के कौन से भाग का परजीवी है? तो कौन से भाग का परजीवी है? छोटी आंत का। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो हमसे पूछा है, तो ट्रेकोमा कवक यही सुमेलित नहीं है। किस रोग में शरीर में ऐंठन होती है तो शरीर धनुष आकार में तन जाता है? तो कौन से रोग में धनुष आकार में तन जाता है हमारा शरीर है? तो टेटिनस रोग में। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता? मच्छर द्वारा ना फैलने वाला रोग न्यूमेनिया। किस विटामिन की कमी से आसानी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? धीमी वृद्धि किस विटामिन की कमी के कारण होती है? प्रोटीन। हृदय, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? हृदय पेशीय तंतु होते हैं, हृदय पेशीय तंतु होते हैं, ये हमसे पूछा गया है, तो रेखित और अनैच्छिक। गलत वाक्य को चुनना है हमें 109 नंबर क्वेश्चन के अंदर। शीर्षस्थ एवं अंतःवृष्ट विभेद्योतक स्थायुतक होते हैं, ये वाला गलत है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो एक तो नाइट्रेट एवं नाइट्राइट के रूप में और यूरिया के रूप में। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने पूरा पेपर हल करवा दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। हम धीरे धीरे से कोई सेटअप तैयार करें जिसके बाद आपको पूरा पेपर है वो आराम से आपको सोल्व हम करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।